हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम है चार्ल्स लैम। और चार्ल्स लैम, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एजेस के हिसाब से देखें तो रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। हालांकि रोमांटिक एज बेसिकली जानी जाती है अपनी पोइट्री के लिए, लेकिन उस एज में चार्ल्स लैम जाने जाते हैं अपनी प्रोज राइटिंग के लिए, स्पेशली अपने एसेज के लिए। और इनका प्लेस इतना यूनिक है एसे राइटिंग में कि इन्हें हम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किस राइटर को रिफर करके कहा जाता है। तो वो चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहकर रेफर किया जाता है। इन्हीं चार्ल्स लैम की बात हम आज करेंगे। इनकी लाइफ से जुड़े हुए विभिन्न पहलू जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्जाम्स के। साथ ही साथ में हम इनका एक इम्पोर्टेंट एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, उसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो लाइफ है चार्ल्स लैम की, उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स लैम की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 10th फरवरी 1775। और कहाँ बॉर्न हुए थे, प्लेस का नाम है लंदन, इंग्लैंड। पेरेंट्स की बात करें चार्ल्स लैम के, तो फादर का नाम था जॉन लैम, जो कि लॉयर्स क्लर्क थे, एक लॉयर के। और मदर का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। सिस्टर में मैरी लैम का नाम बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनके बहुत सारे एसेज में मैरी लैम को इन्होंने एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया है। इसके बाद हम अर्ली लाइफ और एजुकेशन की अगर बात करें चार्ल्स लैम से जुड़ी हुई, तो इन्होंने स्टडी की थी क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्रिश्चियंस नाम है इसका क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो ये स्कूल का नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्राइस्ट हॉस्पिटल चार्ल्स लैम की लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये वो स्कूल का नाम है जहाँ ये पढ़ते थे, और इनके फ्रेंड थे जिनका नाम था एस टी कॉलरिज। वो नाम भी बहुत मशहूर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इनके स्कूल का नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल। चार्ल्स लेम का एक बहुत फेमस एसे भी है जिसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो कि इन्होंने अपनी एजुकेशन और अपने स्कूल, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताने के लिए लिखा है। यहीं इसी स्कूल में चार्ल्स लेम बीकेम फ्रेंड्स विद एस टी कॉलरिज, जो कि एक बहुत फेमस रोमांटिक एज के पोइट हैं। और आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने मिलकर पब्लिकेशन किया था लिरिकल बैलेट्स का, जहां से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स लैम जो थे हैड अ स्पीच डिफेक्ट, जिसे हम स्टैमर कहते हैं, तुतला कर बोलना होता है। और इसी की वजह से ये अपनी हायर एकेडमिक सक्सेस नहीं गेन कर पाए, और बहुत एजुकेशन के लेवल पर बहुत हायर एजुकेशन नहीं गेन कर पाए। और जानते हैं जब कोई स्टैमर करता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बोलने में, स्पीच डिलीवर करने में, बातें करने में। तो ये एक इशू चार्ल्स लैम के साथ था। लेकिन इन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद था बचपन से ही। और रोमांटिक एज आप जानते हैं जानी जाती है अपनी रिच इमेजिनेशन के लिए। ये इमेजिनेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रोमांटिक एज का, चाहे वो पोइट्री हो और चाहे वो प्रोज हो। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो चार्ल्स लैम की लाइफ में एक बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी है, बहुत ही डीप ट्रेजेडी है, जो कि उनके एसेज में रिफ्लेक्ट होती है। उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये घटना है 1796 की, जब इनकी सिस्टर जिनका नाम मैरी लैम था, इनको कुछ स्ट्रोक्स पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे, और मैडनेस के, और मेंटल इलनेस, डिस्टर्ब थी ब्रेन से थोड़ा सा। और ऐसे ही एक इंसैनिटी के फिट में, इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन जैसे आप कहते हैं, और फिट का मतलब दौरा पड़ना होता है। तो ऐसे ही एक इंसैनिटी के फिट में मैरी लैम ने अपनी रियल मदर को किचन के नाइफ से मार दिया था, जान से मार दिया था। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जब कोर्ट में ले जाया गया मैरी लैम को, और वहाँ वर्डिक्ट दिया जजेस ने, तो उन्होंने मैरी लैम को डिक्लेयर किया मैड, कि मेंटली वो नॉट फिट हैं। तो उनको इसके बाद मैड हाउस भेज दिया गया था,
जहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ था, जहाँ उन्हें रखा गया था। और जब वो वहाँ से फ्री हुई मेड हाउस से ठीक हुई थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे करके, तो चार्ल्स लेम ने उनकी ज़िम्मेदारी खुद उठाई और उनकी केयर करने के लिए देखा जाए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से चार्ल्स लेम नेवर मैरिड इन हिज़ लाइफ। उन्होंने अपने जीवन में मैरिज नहीं की। ही रिमेन्ड अ बैचलर, ही रिमेन्ड अनमैरिड। अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल दुनिया होती है, उसको सैक्रिफाइस कर दिया था फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। अब बात करते हैं करियर की, तो ध्यान दीजिए 1820s के इन्होंने चार्ल्स लैम्ब की बात मैं करूं तो 25 ईयर्स तक लगभग इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। ये ईस्ट इंडिया वही कंपनी है जो कि इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उसी के ऑफिस में लंदन में ये वर्क करते थे। और ध्यान दीजिए राइटिंग चार्ल्स लैम्ब का पैशन था। लाइफ बहुत सिंपल थी। और इनके फ्रेंड्स में अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, विलियम हैज़लिट का नाम आता है और ध्यान दीजिएगा एस.टी. कॉलेज का नाम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक अनसक्सेसफुल लव अफेयर भी था चार्ल्स लैम्ब का। लेडी का नाम था एन सिमंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लव अफेयर था चार्ल्स लैम्ब की लाइफ में। और ऐसे है इनका ड्रीम चिल्ड्रन जिसमें वो खुद कहते हैं कि 7 ईयर्स तक हमारा, मैंने उसे कोट किया और मैं उससे प्यार करता रहा कंटिन्यूअसली, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। तो चार्ल्स लेम लव्ड द लेडी फॉर मैनी ईयर्स। ड्रीम चिल्ड्रन में 7 ईयर्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उनका लव जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दे कुड नॉट गेट मैरिड क्योंकि जो एन सिमंस लेडी थी, इसकी मैरिज हो जाती है एक दूसरे पर्सन से। और ड्रीम चिल्ड्रन जो ए से है उसमें नाम दिया है उसका बार्ट्रम, BARTRUM, बार्ट्रम। मैरिज हो जाती है जो कि एक सिल्वर स्मिथ रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था डिसअपॉइंटमेंट का चार्ल्स लैम की लाइफ में। एक तो वो सिस्टर वाला और मदर को मारने वाला एपिसोड तो था ही था। पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था चार्ल्स लैम की लाइफ में, उनके डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ा। और इनके एसेज में चार्ल्स लैम के इस लेडी का नाम, जिसका नाम एन सिमंस है, इसे इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस विंटरटन नाम से एड्रेस किया है। और ये WN, ये विंटरटन है पूरा नाम शायद, विंटरटन। डेथ की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब की डेथ हुई 27 दिसंबर 1834 को। एक बीमारी हो गई थी जिसे स्किन इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। उसी वजह से इनकी डेथ हो जाती है चार्ल्स लैम्ब की। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको जानना जरूरी है आपके लिए। ये ब्लैंक वर्स पोएम्स हैं इनकी, जो 1798 में पब्लिश हुई। अर्थात एसेस के साथ साथ वो पोइट भी थे। उन्होंने पोइट्री में भी अपना हैंड ट्राई किया और पोइट्री के साथ साथ ध्यान दिए उन्होंने नॉवेल्स में भी अपना हैंड ट्राई किया, ड्रामा भी लिखने की कोशिश की। तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। पोएम्स का कलेक्शन है ये। फिर अ टेल ऑफ रोजिमेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ये इनके नॉवेला हैं। जॉन वुडविल एक वर्स ड्रामा है चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जो 1807 में पब्लिश हुआ था। ये है क्या टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? ध्यान दीजिए, ये चिल्ड्रंस बुक है, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों की एक बुक है। और इसमें जो कहानियां हैं वो विलियम शेक्सपियर के प्लेस से ली गई हैं। उन्हीं के प्लेस पर आधारित कहानियां हैं। उनको इतने इजी स्टाइल में लिखा गया है शेक्सपियर के प्लेस को कि वो बच्चों के द्वारा पढ़ी जाने वाली कहानियां बन जाती हैं। और ध्यान दीजिए इसे चार्ल्स लैम्ब ने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिखा था। अर्थात ये वर्क को ऑथर्ड है, दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। हालांकि लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने, इसमें अपना पर्पस बताया था कि फॉर द यूज ऑफ यंग पर्संस, लेकिन इसे चिल्ड्रंस बुक कहा जाता है और शायद बच्चों के लिए ही उन्होंने यंग पर्सन कह के रेफर किया है अपने इस राइटिंग में। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इसमें मैरी लैम्ब जो है, सिस्टर जो हैं, इन्होंने कॉमेडीज को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज को। जैसे एज यू लाइक है, ट्वेल्थ नाइट है, ये मेजर कॉमेडीज जो है। और चार्ल्स लैम्ब ने ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी जो शेक्सपियर की हैं जिसमें हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो हैं, इनको कहानियों में कन्वर्ट किया बच्चों के लिए। और ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, हिस्ट्री प्लेज
हिस्ट्री प्लेज, रोमन प्लेज, इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी थे, इसलिए चार्ल्स लेम ने इनको छोड़ दिया था। और यहाँ पर एक लिस्ट है 20 प्लेस की जो कि स्टोरी के रूप में कन्वर्ट किए थे विलियम शेक्सपियर के, और इन्हें टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में पब्लिश किया था। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, चूंकि बीएचयू में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर विलियम शेक्सपियर के कई सारे प्लेस सिलेबस में प्रेस्क्राइब थे, तो उनको तो पढ़ लिया था, लेकिन अदर प्लेस की स्टोरी जानना एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि उनमें क्या है, उनके बारे में जाना जाए। और उस समय नॉलेज गेन करने के सोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे। इंटरनेट वगैरह था पर उतना ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती, तो उनके लिए बहुत कम समय मिल पाता था सिस्टम पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठना और काम करना। तो ध्यान दीजिएगा, बीएचयू की लाइब्रेरी में यही बुक मैंने पढ़ी जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और इस बुक के थ्रू, चूंकि इसमें बहुत इजी तरीके से कहानियां दी हुई हैं, और जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैंने पढ़ी जो लाइब्रेरी में अवेलेबल थी, उसमें पिक्चर्स भी थी साथ में दी हुई। तो अब मेरे लिए विलियम शेक्सपियर के बाकी प्लेस की कहानियां जानना बहुत आसान हो गया था। इसके द्वारा मैंने विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस की कहानियां पढ़नी कि बाकी बाकी ड्रामाज में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ ये एक लिस्ट है दी हुई 20 प्लेस की, और इनमें कौन सा किसने स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया उसका नाम भी दिया हुआ है। जैसे द टेम्पेस्ट है वो मैरी लैम ने, मिडसमर नाइट्स ड्रीम मैरी लैम ने, विंटर्स टेल मैरी लैम ने, ये सब कॉमेडीज हैं। कॉमेडीज जो है वो मैरी लैम ने, और ये ध्यान दीजिए चार्ल्स लैम ये ट्रेजेडी है। इसके बाद देखा जाए तो चार्ल्स लैम, देखिएगा चार्ल्स लैम ट्रेजेडी है। फिर चार्ल्स लैम रोमियो एंड जूलियट, ये भी एक रोमांटिक प्ले है, ट्रेजेडी है एक तरीके की। फिर चार्ल्स लैम हैमलेट, ये भी ट्रेजेडी है। ओथेलो, ये भी ट्रेजेडी है। तो इस तरीके से जो ट्रेजेडीज थी उनको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया चार्ल्स लैम ने, और कॉमेडीज को मैरी लैम ने। आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज। ये एक प्रोज है, प्रोज वर्क है, और इस प्रोज वर्क में ध्यान दीजिएगा जैसे कि जो एपिक है ओडिसी, उसी की कहानी को सुनाया गया है प्रोज फॉर्म। और ये वही एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज, जो ओडिसस नाम का कैरेक्टर है इस ओडिसी में, जो ट्रॉय के युद्ध की कहानी है, उसी को प्रोज में सुनाया है चार्ल्स लैम, प्रोज में लिखा है। इसके बाद ये कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर, ये इनका एक क्रिटिकल वर्क है। साथ ही साथ में ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये भी चार्ल्स लैम का क्रिटिकल वर्क है। जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी के बारे में इनके कमेंट्स हैं इसमें दिए हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एसे है जिसका नाम विचेस एंड अदर नाइट फियर्स। ये प्रोज वर्क है हालांकि, लेकिन एसे के रूप में ये पढ़ा जाता है, और इसमें चाइल्डहुड फियर्स के बारे में बताया है चार्ल्स लैम ने कि बच्चे कैसे डरते हैं डार्कनेस से, घूस से और विचेस से। लेकिन अब बात करते हैं चार्ल्स लैम के सबसे फेमस राइटिंग के बारे में जो एसे से जुड़ी हुई है। और चार्ल्स लैम के एसेज दो कलेक्शंस में पब्लिश हुए। सबसे पहले पब्लिश हुए 1823 में, उसे हम फर्स्ट एसेज ऑफ एलिया या एसेज ऑफ एलिया के रूप में जानते हैं। और एलिया जो है इन्होंने पेन नेम यूज किया था अपने इस एसेज को राइट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। इनके एसेज का दूसरा कलेक्शन पब्लिश हुआ लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से 1833 में। इसके बाद अब मैं बात करता हूं इनके एसेज को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की, क्योंकि बहुत जरूरी है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। एसेज ऑफ एलिया जो है एक कलेक्शन ऑफ एसेज है चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा हुआ, और फर्स्ट एसेज ऑफ एलिया जो है पहला कलेक्शन 1823 में आया था। दूसरा कलेक्शन जो है द लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 में आया था, और एडवर्ड मॉक्सन ने इसे पब्लिश किया था। एक चीज और ध्यान दीजिए, पब्लिकेशन की हिस्ट्री बात करें तो इनके एसेज लंदन में तो पब्लिश हुए ही थे, यूएसए अमेरिका में भी पब्लिश हुए थे इनके एसेज, फिलाडेल्फिया में। और फिलाडेल्फिया में इनके जो एसेज पब्लिश हुए थे वो 1828 में पब्लिश हुए थे अमेरिका में। तो आप समझ गए होंगे। और ध्यान दीजिएगा चार्ल्स लैम के जो एसेज हैं वो जिस मैगजीन में पब्लिश हुए उस मैगजीन का नाम था द लंदन मैगजीन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
पीजीटी के इंग्लिश के एग्जाम और एकेडमिक लेवल पर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कि किस मैगजीन में चार्ल्स लैम के एसेज पब्लिश हुए और कब पब्लिश हुए। 1820 में पब्लिश होना स्टार्ट हुए और 1825 तक पब्लिश हुए। अब इनके एसेज में जो मैंने नाम बताया, एसेज ऑफ एलिया, ये एलिया क्या है? ये एलिया पेन नेम है, जो कि पेन नेम को हम स्यूडोनिम भी कहते हैं, काल्पनिक नेम, राइटिंग पर्पज के लिए जो नेम यूज कर लेता है कोई। तो चार्ल्स लैम ने एलिया जो है पेन नेम के रूप में अडॉप्ट किया। ये पेन नेम लिया कहाँ से था? जब ये वर्क करते थे साउथ सी हाउस इस कंपनी में, तो ध्यान दीजिएगा, वहां एक इटालियन मैन था जो क्लर्क के रूप में काम करता था चार्ल्स लैम के साथ में वहां पर। उसका नाम था एलिया। वहीं से चार्ल्स लैम ने ये नेम अडॉप्ट किया है और एसेज को लिखते समय यही एलिया चार्ल्स लैम ने अपने लिए निकनेम, स्यूडोनिम के रूप में, पेन नेम के रूप में अडॉप्ट किया है। और इनके एसेज में कजिन ब्रिजिट बार बार आया है, बार बार आया है। ये इनकी सिस्टर मैरी लैम को रेफर करता है। अब इनके एसेज जो हमने अभी एसेज ऑफ एलिया डिस्कस किए, उन एसेज के थोड़े से फीचर्स जानना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स लैम को पर्सनल एसेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं वो। और रोमांटिक एज राइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि द पोइट्री और द राइटिंग वाज सब्जेक्टिव इन नेचर, अर्थात जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई राइटिंग किया करते थे सभी पोइट्स, सभी राइटर्स। तो इनके बहुत सारे ऐसे चार्ल्स लैम के, वो चार्ल्स लैम की अपनी लाइफ, अपने अनुभवों पर ही आधारित हैं। इन एसेज में ये अपने चाइल्डहुड से लेकर अपनी फैमिली लाइफ, अपने फ्रेंड्स, सभी टॉपिक्स पर बातें करते हैं और बहुत ओपनली बताते हैं। इमेजिनेशन, रोमांटिक एज की सबसे बड़ी विशेषता है इमेजिनेशन। तो चार्ल्स लैम के एसेज में फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के साथ साथ में इमेजिनेशन, दोनों का मिक्सचर है, दोनों को ब्लेंड कर दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ल्स लैम के एसेज में ह्यूमर आपको मिलेगा, हंसी, और पैथोस, इन दोनों का मिक्सचर है। पैथोस थोड़ा सा दुख, इन दोनों का संगम मिलता है इनके एसेज में। वैसे ही फैक्ट्स और इमेजिनेशन दोनों का ब्लेंडिंग मिलता है, मिक्सचर मिलता है इनके एसेज में। कुछ एसेज इनके ऐसे हैं जो ड्रीम्स और रेवरीज के रूप में भी हैं, अर्थात आप समझ गए होंगे जिनका जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी। रेवरी जानते हैं, दिन में देखा गया सपना रेवरी कहलाता है। अपने एसेज में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं? चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, बुक्स और रीडिंग्स हैं, थिएटर्स और एक्टर्स हैं, और एवरीडे लाइफ। ये सारे टॉपिक्स इन्होंने अपने एसे में डिस्कस किए हैं। इन केसेस में एक सॉफ्ट ह्यूमर भी मिलता है देखने को, और ये ह्यूमर जो हंसी है, ये हार्श नहीं है, किसी की मजाक बनाते हुए। वो हंसी नहीं है कि आप किसी की मजाक बनाते हुए हंसे, किसी पर कमेंट करते हुए हंसे, ऐसा ह्यूमर नहीं है, जेंटल ह्यूमर है। इंपॉर्टेंट एसेज की बात करें चार्ल्स लैम के, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स लैम के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो, उनमें ड्रीम चिल्ड्रन है, पूरा नाम है इसका ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, ये सबटाइटल है रेवरी। ओल्ड चाइना, द साउथ सी हाउस, अ डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, माय फर्स्ट प्ले, विचेस एंड अदर नाइट फियर्स। इनका जो लास्ट एसेज ऑफ एलिया आया था 1833 में, इसमें जो फेमस सेकंड लास्ट एसेज ऑफ एलिया, इस सेकंड कलेक्शन में जो फेमस एसेज थे, उनमें है ब्लिक्समूर इन हैम्पशायर, द सुपरन्यूएटेड मैन, ये बहुत फेमस एसे है इनका, ओल्ड चाइना, और कन्फेशंस ऑफ ए ड्रंकर्ड, ये फेमस एसेज है। अब हम बात करते हैं उस एसे की जिसको आज हमें डिस्कस करना है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी है, स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड। साथ ही में जो एमए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ना होता है, और पीजीटी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस में भी ये है। चार्ल्स लेम एज ए राइटर, ये ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका पूरा नाम क्या है? ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, रेवरी इसका सबटाइटल है, आप एक तरीके से समझिए, इसका मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। तो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी जो है एक बहुत ही फेमस एसे है चार्ल्स लेम का, और ये लिखा भी इसी स्टाइल में गया है, ड्रीम लाइक स्टाइल, सपनों की तरह वाले स्टाइल में, और इसीलिए रेवरी कह के इसे रेफर किया गया है।
इस ऐसे में कॉम्बिनेशन मिलेगा मेमोरी का, आपको पुरानी यादें, इमेजिनेशन का सहारा लिया गया है और कुछ फैक्ट्स भी बताए गए हैं चार्ल्स लैम की अपने जीवन से जुड़े हुए। तो इस ऐसे में चार्ल्स लैम की इनर फीलिंग्स आपको देखने की मिलेंगी और कैसे उनकी लाइफ में लोनलीनेस थी। लोनलीनेस आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सिस्टर ने मदर को मार दिया था उसकी वजह से भी, और जो उनका जो अनसक्सेसफुल लव अफेयर था उसकी वजह से भी। और ये जो चीज़ें हैं, कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, मैरिड लाइफ की जो इच्छा थी वो अनफुलफिल्ड रह गई उनकी लाइफ में। जो मैरिड लाइफ के बाद उनके बच्चे होते, वो डिज़ायर भी उनकी अनफुलफिल्ड रह गई। वो कहीं न कहीं दिखाई जाती है इस एसे में और इस टाइटल के द्वारा, ड्रीम चिल्ड्रन के द्वारा। ये सब आपको देखने को मिलेगा। इस एसे के हम सोर्सेज़ की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये ऑटोबायोग्राफिकल बेसिस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ल्स लैम्ब की अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं इस एसे में। जैसे ध्यान दीजिए, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, ये इनकी ग्रैंड मदर थीं, उन्हीं पर ये कैरेक्टर इन्होंने बनाया है, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड का। इन्होंने ब्रदर जॉन का ज़िक्र किया है इस एसे में, जो कि इनके रियल ब्रदर थे, जॉन लैम्ब, उन्हीं के नाम पर ये कैरेक्टर भी बनाया है। इसमें एक और कैरेक्टर का ज़िक्र है, एलिस विंटरटन। ये और कोई नहीं, वही उनका अनसक्सेसफुल लव अफेयर जिस लेडी के साथ था, जिसका नाम था एन सिमंस। उसी के लिए ये कैरेक्टर बनाया गया है और नेम चेंज करके नाम रख दिया है एलिस विंटरटन। यहाँ जो कज़िन ब्रिजिट का ज़िक्र है बार-बार इस एसे में, तो और कोई नहीं, चार्ल्स लैम्ब की अपनी रियल सिस्टर हैं, जिनका नाम है मैरी लैम्ब। और ये एसे आप इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी पर्सनल तकलीफ़ें जो चार्ल्स लैम्ब के जीवन में थीं और बहुत सारी या बातें जिन्हें वो याद करना चाहते हैं, उन सबको इस एसे में दिखाया है चार्ल्स लैम्ब। सेटिंग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कहानी के रूप में आप इस एसे को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो उसमें जो कहानी है स्टार्ट होती है, जब ये एसे स्टार्ट होता है तो चार्ल्स लैम्ब अपने रूम में रहते हैं। वहाँ वो बड़ी सी एक आर्म चेयर समझ गए हो, जिसमें हाथ भी होते हैं और रिक्लाइन कर लेते हैं, लेट जाते हैं। उसी में वो बैठे होते हैं और उन्हें नींद आ जाती है और सपने में चले जाते हैं, जिसे रेवरी कहा गया है। फिर उस सपने में जब चले जाते हैं तो उन्हें ग्रेट ग्रैंड मदर जो उनकी हैं, फील्ड, उनके बारे में ज़िक्र करते हैं। वो एक बहुत बड़े घर में केयर टेकर के रूप में रहती थीं और वो घर था नॉरफ़ॉक में। नॉरफ़ॉक एक, ध्यान दीजिए, काउंटी है, छोटा-सा क्षेत्र है इंग्लैंड में। वहीं इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थीं, फील्ड, रहती थीं और एक बहुत बड़े घर की केयर टेकर थीं, वो उन घर की मालकिन नहीं थीं। फिर चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उस बहुत बड़े घर में गार्डन्स थे, रूम्स थे, चाइल्डहुड प्लेसेस थे बहुत सारे। और फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी प्रेज़ेंट रियलिटी से जुड़ी हुई उनकी भी बातें करते हैं और फिर गुज़री हुई बातें जो उनके बचपन में थीं, भाई के साथ कैसे खेलते थे, कैसे वो ग्रेट ग्रैंडमदर के यहाँ छुट्टियों में जाया करते थे एन्जॉय करने, वो सारी बातें करते हैं। और एक ऐसी दुनिया जो चाहते थे वो अपने जीवन में, जो अनफुलफिल्ड रह गई, उस ड्रीम वर्ल्ड के बारे में भी बात करते हैं। बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एक कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए इस एसे को पढ़ने से पहले, कि चार्ल्स लैम्ब की अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी बहुत सैड और लोनली थी। चार्ल्स लैम्ब ने अपने जीवन में कभी मैरिज नहीं की, तो उनके कोई बेबीज़ भी नहीं थे। उनके अपने ब्रदर की डेथ हो चुकी थी और उनका लव अफेयर अनसक्सेसफुल था। साथ ही में उनकी सिस्टर और जिन्होंने उनकी मदर को मार दिया था, वो फैक्ट भी आपको पता होगा। ये सारे फैक्ट्स जो हैं, कहीं न कहीं इमोशनल बैकग्राउंड में शामिल है इस एसे की। अब जो कैरेक्टर्स इस एसे में दिखाए गए हैं उनको जान लीजिए। सबसे पहले तो ड्रीम चिल्ड्रन, 2 बच्चे चार्ल्स लैम्ब सपने में जो अपने बच्चे कहकर इमेजिन करते हैं, वो उनके नेम्स दिए हैं एलिस और जॉन। ये दोनों इमेजिनरी चिल्ड्रन हैं, इन्हीं के नाम पर इस एसे का नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। ये जो बच्चे हैं ड्रीम चिल्ड्रन, ये कहीं न कहीं दिखाते हैं कि चार्ल्स लैम्ब की जो अनफुलफिल्ड विश थी कि काश उनका भी एक परिवार होता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड दिखाई गई हैं, उनको दिखाया गया है इस एसे में कि वो बहुत ही काइंड, बहुत ही रिलीजियस लेडी थीं, बहुत ही सम्मानित महिला थीं। वो एक बहुत बिग ओल्ड हाउस मैंशन के रूप में कहा गया है, जो महल से थोड़ा कम और विला वगैरह इन सबसे ज़्यादा ग्रैंड होता है, उसमें रहती थी।
इनके भाई ब्रदर जॉन भी दिखाए गए हैं, कई बार ब्रदर जॉन का नाम आया है जिसके साथ वो खेला करते थे बचपन में दादी ग्रेट ग्रैंडमदर के हाउस में जाकर। ब्रदर जॉन का कैरेक्टर दिखाया गया है एक बहुत ही ब्रेव इंसान के रूप में, बहुत ही स्पोर्टिव इंसान के रूप में, और छोटे भाई को प्यार करने वाले इंसान के रूप में। वे चार्ल्स लैम की बहुत मदद करते थे, जैसा कि इस एसे में दिखाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस एसे में है, वो है एलिस बिंटरटन का, जो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स लैम की बिलविड थी, जिनका नाम था एन सिमंस, जिनके साथ चार्ल्स लैम की मैरिज नहीं हो सकी। मैरी लैम, और ये इनको बहुत फेथफुल और हमेशा चार्ल्स लैम के साथ रहीं, और कौन सा इशू उनके साथ हुआ था ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इस एसे की फर्स्ट लाइन, जहां से ये एसे स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा। इसकी फर्स्ट लाइन है एसे की कि चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। जो बच्चे होते हैं उनकी एक नेचुरल हैबिट होती है कि उन्हें अपने घर के बड़े जो लोग हैं, वो जब बच्चे हुआ करते थे तब उनके बारे में जानना बहुत पसंद होता है। वो अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहते हैं और अतीत के सालों में जाना चाहते हैं कि जब उनके पापा छोटे थे, जब उनके अंकल छोटे थे, उस समय दुनिया कैसी होती थी। इसीलिए वो अपने ग्रेट अंकल के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, उन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा। यहीं से ये एसे की शुरुआत होती है। ये इस एसे की फर्स्ट लाइन है। अब हम इस एसे की समरी की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस एसे में दिए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, ये ए से बिगिन होता है एक आइडिया के साथ, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट लाइन बताई कि चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। बच्चों को बड़ा शौक होता है अपने बड़ों के बारे में घर के जानना, और स्पेशली तब जब वो बड़े लोग बच्चे थे, तब क्या क्या किया करते थे, तब जीवन कैसा था, ये सब जानना चाहते हैं। इसी तरीके से देखा जाए, जो नैरेटर कहानी सुनाता है वो कोई और नहीं, चार्ल्स लैंग खुद है। वो एक चेयर में बैठे हुए हैं जो आर्म चेयर है, और वहीं उनको नींद आ जाती है, और ध्यान दीजिएगा एक सपने के रूप में वो अपने सामने दो बच्चों को देखते हैं, और जो और कोई नहीं, चार्ल्स लैम के अपने ड्रीम चिल्ड्रन हैं, जिनका नाम एलिस रहता है और जॉन रहता है, और उनको कहानियां सुनाने लगते हैं अपने बचपन के बारे में चार्ल्स लैम, और वो बच्चे बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ उस कहानी को सुनते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है चिल्ड्रन गैदर अराउंड हिम टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। सबसे पहले चार्ल्स लैंग उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बताते हैं कि वह एक बहुत बड़े घर में रहती थी जो नॉरफॉक लंदन में था, और इस घर से बहुत सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा था। लैम ये भी बताते हैं कि उस घर में कुछ कहानियां भी थीं, जो घर में चिमनी पीस थे। चिमनी आप जानते हैं, किचन वगैरह में जो स्मोक वगैरह निकलने के लिए चिमनीज होती हैं, उनमें कुछ कहानियां भी खुदी हुई थी, और वो कहानी थी उन बच्चों के बारे में। कहानी का नाम था चिल्ड्रन इन द वुड। ये कहानी थी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि बाद में उस घर का जो मालिक था उसको वो फूलिश रिच पर्सन कह के कहते हैं, और वो इस घर को बेच देता है। जिस पर्सन को बेचता है वो इसकी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से ले जाते हैं, रिमूव कर देते हैं इन चिमनी वगैरह को, और वहाँ पर कुछ और चीज़ें लगा देते हैं जो मॉडर्न एज की रहती हैं। उन चीज़ों पर अब स्टोरी लिखी हुई नहीं थी। उसके बाद में चार्ल्स लैंग बताते हैं कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थीं, वो स्वभाव से बहुत अच्छी महिला थीं, धार्मिक महिला थीं, और बहुत सम्मानीय महिला थीं। हालांकि वह उस घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उस घर में बहुत सम्मान के साथ रहती थीं। वह उस घर की केयर टेकर थी। जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो बहुत सारे लोग आसपास के गांव से, आसपास के क्षेत्रों से उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, जो डेथ रिचुअल्स होते हैं उनको अटेंड करने के लिए आए, क्योंकि उनका नेचर बहुत काइंड और बहुत श्रेष्ठ था। इसीलिए लैम कहते हैं, मेरी दादी जो ग्रेट ग्रेट मदर हैं आपकी, वो बहुत ही रिलीजियस महिला थी। उन्हें सभी सॉल्ट्री, ये पी साइलेंट रहता है, सॉल्ट्री का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स फ्रॉम द बाइबल। बाइबल की सभी प्रेयर्स बाय हार्ट एकदम याद थी, रट रखी थी उन्होंने। और ये सब बताने की कोशिश करते हैं चार्ल्स लैम की वो लेडी वास्तव में बहुत रिलीजियस
हार्ट और माइंड की लेडी थी। लैम्ब कोशिश करते हैं ये बताने की कि ग्रेट ग्रैंड मदर लगती कैसी थी। वो कहते हैं कि जब वो यंग थी तो वो बहुत टॉल थी, बहुत शानदार लगती थी और वो बहुत अच्छी डांसर थी। लेकिन बाद में उन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम चार्ल्स लैम्ब लेते हैं और कहते हैं कैंसर से पीड़ित थी वो। लेकिन दिल से अगर देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने अपनी अच्छाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब बच्चों को बताते हैं एक घोंसली कहानी के बारे में जो उस घर से जुड़ी हुई थी। दादी माँ को ये यकीन था ग्रेट ग्रैंड मदर को कि उस घर में दो बच्चों की आत्माएं भी घूमने आती हैं, सीढ़ियों वगैरह पे दिखाई देती हैं रात के समय। लेकिन वो कभी डरती नहीं हैं, वो बहुत धार्मिक महिला थी। वो कहती हैं दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म। वो छोटे बच्चों की जो दो आत्माएं दिखाई देती हैं वो ग्रेट ग्रैंड मदर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ऐसा उनका यकीन था। उसके बाद लैम बताते हैं कि जब वो छोटे थे बच्चे के रूप में तो इन कहानियों से इन चीज़ों से बहुत डर जाया करते थे। बात मुझे एक्चुअली बताना चाहते हैं अपने डर के बारे में और जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी फील्ड उनके साहस के बारे में। कहते हैं मैं डर जाया करता था पर वो लेडी बहुत करेजियस थी। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब कुछ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में सुनाने लगते हैं, कुछ ऐसी यादें जो उनके बचपन से जुड़ी हैं। उन्हें याद आता है कि जब भी छुट्टियों का टाइम आता था तो वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर जो फील्ड हैं उनके यहाँ जाया करते थे इंजॉय करने के लिए छुट्टियों में। और बताते हैं कि उस बहुत बड़े घर में बहुत सारे कमरे थे जो खाली थे जिनमें कोई नहीं रहता था। वहां पर कुछ स्टैच्यूज भी उस बहुत बड़े घर में लगे हुए थे जो 12 सीजर्स के स्टैच्यू थे। ये 12 सीजर्स कोई और नहीं, वो 12 शासक हैं, 12 रूलर्स हैं एंशिएंट रोम के, जिनमें कि जूलियस सीजर है, ऑगस्टस है, नीरो है, इन सब के नेम्स हैं। और वो वहां पर अपने भाई के साथ गार्डन्स में पेड़ों के बीच में खेला करते थे। वो ये भी बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से कि उन्हें बहुत खुशी मिला करती थी प्रकृति के साथ रहने में। वहां पर जो पेड़ थे उन पे जो फ्रूट्स आया करते थे उन्हें वो खाया करते थे। उन्हें बहुत सारा आनंद मिला करता था। ध्यान दीजिएगा लेटे रहने में, वहां आइडल बिना कुछ किए इंजॉय करने में। इन स्वीट फ्रूट्स को खाने से ज़्यादा उन्हें केवल कुछ ना करना, लेटे रहना, बैठे रहना उन गार्डन्स के बीच में, इनमें बहुत आनंद आता था। इसके बाद में चार्ल्स लैम्ब बताते हैं अपने ब्रदर जॉन लैम्ब के बारे में, जो बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही स्पोर्टिव थे और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे। उन्हें याद आता है कि कैसे एक बार भाई ने उनकी बहुत मदद की थी जब वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनके पैर में चोट लग गई थी। हालाँकि उन्हें बाद में याद आता है बहुत अच्छे से कि वो अपने भाई के साथ उतना काइंडली बिहेवियर नहीं रखते थे, जितना प्यार उनके बड़े भाई उनसे करते थे। कहते हैं जब मेरे भाई की डेथ हुई, तो लैम कहते हैं, शायद तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। और तब एक लाइन कहते हैं सच ए डिस्टेंस देयर इज़ बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु के बीच यही बहुत बड़ा अंतर होता है कि जब व्यक्ति कोई हमारे साथ होता है, हमारे सामने होता है, तो हम उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं पहचानते हैं। जब वो हमारे साथ नहीं होता है, तब हमें उसकी याद आती है और उसका इम्पोर्टेंस जीवन में पता लगता है। तब उन्हें याद आता है बहुत अच्छे से कि वो अपने भाई को कितना प्यार करते थे और अब उन्हें कितना मिस करते हैं। इसके बाद बच्चे थोड़ा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें अंकल के बारे में बात ना करो। अब उन्हें उनकी मदर के बारे में बताओ, उनकी माँ कौन है। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब जो हैं बताने लगते हैं उस लेडी के बारे में जिसका नाम इस एसे में वो एलिस बिंटरटन रखते हैं और कहते हैं मैंने उसे बहुत सालों तक 7 ईयर्स एसे में वर्ड लिखा हुआ है, 7 ईयर्स तक मैं उसके साथ रहा, लेकिन मैंने उसे प्यार किया लेकिन हमारी मैरिज नहीं हो सकी। इसी समय कुछ स्टेन्स घटित होता है थोड़ा अजीब सा, वो बच्चे थोड़ा स्ट्रेंज लुक्स उनकी आईज में दिखाई देने लगता है। वो बच्चे जो हैं धीरे धीरे करके फेड होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी चिल्ड्रन थे। उनके फेसेस जो हैं, चेहरे जो हैं फेंट होने लगते हैं, दिखाई देना कम डिम होने लगते हैं और धीरे धीरे वो गायब होने लगते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं जो बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं इस एसे के। क्या कहते हैं वो? कहते हैं वी आर नथिंग।
हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेस देन नथिंग, हम तो सिर्फ सपने हैं। हम तो केवल वही हैं जो हम हो सकते थे अगर आपकी मैरिज एन सिमंस से हो जाती तो। अर्थात वो कहना चाहते हैं बच्चे कि वी आर नॉट रियल चिल्ड्रन, वी आर इमेजिनरी चिल्ड्रन। ये केवल एक सपने के बच्चे हैं जो लैम की लाइफ में कभी पूरा नहीं हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि जो रियल एलिस थी, ध्यान दीजिएगा, जिसे एन सिमंस कहा गया है, जिसे एलिस विंटरटन इस एसे में कहा गया है, जो रियल लाइफ में एन सिमंस थी, उनकी मैरिज आपसे नहीं हुई, उनकी मैरिज किसी और से हुई। अगर हम एलिस के बच्चे होते तो हम बार्ट्रम को अपना फादर कहते, हम आपको अपना फादर नहीं कहते, हम आपके बच्चे नहीं हैं। फाइनली चार्ल्स लैम्ब जो हैं होश में आ जाते हैं, सो रहे थे, जाग जाते हैं, तब उन्हें सच्चाई का एहसास होता है कि वो एक सपना था और वह अपने आप को उसी आर्म चेयर में लेटा हुआ पाते हैं जिसमें उन्हें नींद आ गई थी। तब उन्हें एहसास होता है कि वो बच्चे जो दिखाए गए हैं ऐसे में, जो अभी उन्होंने देखे थे सपने में, वो केवल सपना था। उनकी तो कोई वाइफ ही नहीं है, तो उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। और उनका भाई जो है, जिसके बारे में, जॉन लैम्ब के बारे में वो जिक्र करते हैं ऐसे में, वो अब नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। इस प्रकार से ये ऐसे जो है वो एक बहुत ही इमोशनल नोट के साथ समाप्त हो जाता है और ये दिखाता है कि चार्ल्स लैम्ब की लाइफ में कितना लोनलीपन था और उनकी बहुत सारी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह गई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको हम पहले भी देख चुके हैं और फर्स्ट लाइन के बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी इस ऐसे से जुड़ी हुई। अब मैं इस ऐसे की अगर लास्ट लाइन का जिक्र करूं तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है और इस ऐसे की जो लास्ट लाइन है उसे आप देख सकते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर। चार्ल्स लैम्ब जाग जाते हैं, उसके बाद कहते हैं, मैं अपनी जो बैचलर आर्म चेयर थी जिसमें अक्सर बैठा रहता था, उसी में मैंने खुद को पाया जहां मुझे नींद आ गई थी। और मेरी जो फेथफुल सिस्टर है, कजिन ब्रिजेट जिसे ऐसे में कहा गया है, जो कि उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब थी, वो मेरे पास में बैठी थी। लेकिन मेरा भाई, जिसे अपने एसेज में जेम्स एलिया कहा है, वो हमेशा के लिए जा चुका था, अर्थात वो हमारे साथ नहीं था, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें इस एसे में तो ध्यान दीजिएगा, इस एसे में कहीं ना कहीं ड्रीम और रियलिटी के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं इस एसे में जो दिखाए गए हैं वो इमेजिनरी चिल्ड्रन है। मेमोरी और नॉस्टैल्जिया की बात की गई है। नॉस्टैल्जिया मीन्स होम सिकनेस, जो हमारे साथ चीजें हो चुकी हैं उनकी हमें यादें आती हैं। पास्ट मेमोरी जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में दिखाया गया है। लॉस एंड सॉरो की बात की गई है। अपने भाई के बारे में बात करते हैं जिनकी अब डेथ हो चुकी है। उस लेडी के बारे में बात करते हैं, एन सिमंस के बारे में, जिनसे उनकी मैरिज नहीं हो पाई थी। अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी दिखाई गई हैं, अर्थात फैमिली लाइफ चाहते थे चार्ल्स ने अपनी लाइफ में, जो सपना पूरा नहीं हो सका। इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने डिस्कस करनी, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इसके सिवा एक इंपॉर्टेंट लाइन और है इस ऐसे में, जहां वो बच्चे धीरे धीरे फेड होते जाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं, वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस के बच्चे नहीं, नॉर ऑफ दी, हम आपके बच्चे भी नहीं, हम तो बच्चे ही नहीं। क्योंकि अगर हम एलिस के बच्चे होते तो एलिस की मैरिज आपसे नहीं बार्ट्रम से हुई, उसको हम अपना फादर कहते। हम तो वास्तव में नथिंग, सपने हैं, बस केवल ड्रीम्स हैं और कुछ नहीं। हम वही हैं जो हो सकते थे, अगर आपकी मैरिज एलिस से होती तो शायद हम आपके बेबी होते। हम वही हैं जो हो सकते थे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि वी वेट अपॉन द टीडियस शोर्स ऑफ लिथे। ध्यान दीजिएगा, ग्रीक मिथोलॉजी में एक रिवर का जिक्र है, लिथे जिसे कहते हैं, और इसका नाम है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सब कुछ भूल जाते हैं इस रिवर में बेथिंग करने के बाद। इसका जिक्र क्या है, ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा मानते हैं कि इंसान की जब डेथ होती है तो उसकी आत्मा जो है वो इस लिथे रिवर पर पहुंचती है। जब उसके जन्म का हिस्सा, उसकी लाइफ का हिसाब हो जाता है, तो फिर उस आत्मा को इस लिथे में, नदी में अपने आप को डाउन करके, मतलब पानी के अंदर डूब कर दूसरी तरफ जाना होता है। जब वो सोल जो है उस लिथे नामक रिवर में डूब कर दूसरी तरफ जाती है, तो वो इस जिंदगी की सारी बातें भूल जाती है आत्मा,
और जब दूसरी तरफ जाती है तो उसे दूसरी तरफ जाने के बाद उसे दूसरा जन्म दिया जाता है और उस जन्म में पहले वाले जन्म की कोई भी याद आपके साथ नहीं रहती। यही इस लिथे का ग्रीक मिथोलॉजी में इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं हम तो आत्मा हैं केवल, हम तो उस लिथे नामक रिवर के किनारे पर इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई जीवन मिले, हमें कोई नाम मिले, बस। अब ये जो लाइन्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने रीड की, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉट ऑफ थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं से। और ध्यान दीजिए, वो बच्चे कहते हैं कि वो एलिस के बच्चे नहीं हैं जो लैम की बीलवेड थी, या लैम के बच्चे भी नहीं हैं, वो रियल चिल्ड्रन तो हैं ही नहीं, वो केवल इमेजिनरी बच्चे हैं। और कहते हैं कि एलिस के अगर बच्चे होते, जो एन सिमंस थी चार्ल्स लैम की लाइफ में, उसकी शादी बार्ट्रम से हुई थी, अगर वो एलिस के बच्चे होते तो वो बार्ट्रम को अपना फादर कहते। फिर वो बच्चे कहते हैं वी आर नथिंग लेस देन नथिंग ओनली ड्रीम्स। वो बच्चे खुद मानते हैं इस बात को कि वो केवल ड्रीम चिल्ड्रन हैं, रियल एग्जिस्टेंस उनका नहीं। और ध्यान दीजिए, कहते हैं हम तो वो हो सकते थे अगर आपकी मैरिज एन सिमन से हुई होती, अर्थात जो पॉसिबिलिटीज हैं जो खत्म हो गई चार्ल्स की लाइफ में, नहीं हो पाई, उनके बारे में भी वो बच्चे इशारा करते हैं। कहते हैं अगर आपकी एक वाइफ होती और आपके बच्चे होते तब हम आपके बच्चे हो सकते थे, जो आपकी लाइफ में कभी नहीं हुआ। और वो टीडियस शोर्स जो किनारा लिथे नामक रिवर का दिखाया गया है, तो ग्रीक मिथोलॉजी में ये रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस के नाम से जानी जाती है। आप समझ गए हो। और वही बच्चे वो कहते हैं उसके बारे में सारी बातें बताते हैं। अब हम कंक्लूजन के रूप में कहें तो आपने देखा होगा ये इसे बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्सचर है मेमोरी, इमेजिनेशन और रियलिटी का। इसमें एक हैप्पी टोन भी है और नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी है, पुरानी यादें ताज़ा होना। साथ साथ में ध्यान, जब इसे समाप्त होता है तो एक सैडनेस भी दिखाई गई है और सच्चाई को एक्सेप्ट भी किया है चार्ल्स लैम ने, कि वो केवल ड्रीम चिल्ड्रन थे, वो उनके अपने बच्चे नहीं थे। इस ड्रीम चिल्ड्रन एसे के द्वारा चार्ल्स लैम दिखाते हैं, या इन बच्चों के द्वारा चार्ल्स लैम दिखाते हैं कि उनके जीवन में एक इच्छा थी टू हैव अ फैमिली लाइफ, जिसे वो जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाए। ये इच्छा उनके जीवन में कभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चार्ल्स लैम इज बेस्ट नोन फॉर विच वर्क, और चार्ल्स लैम किस वर्क के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, तो वो है उनका एसेज ऑफ एलिया, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। और फर्स्ट कलेक्शन 1823 में आया था, दूसरा कलेक्शन 1833 में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये चार्ल्स लैम ने किसके साथ मिलकर लिखा था, अपनी सिस्टर जिनका नाम था मैरी लैम, इनके साथ मिलकर लिखा था। और चार्ल्स लैम ने ट्रेजेडीज को स्टोरी में कन्वर्ट किया था, मैरी लैम ने कॉमेडीज को, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज को। चार्ल्स लैम का जन्म किस शहर में हुआ था, लंदन में। लैम ने किस स्कूल में, बहुत फेमस स्कूल था जहां पढ़ाई की थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो था क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल, यही नाम था उसका, जहां एसटी कॉलरिस उनके साथ पढ़ा करते थे। चार्ल्स लैम का कौन क्लोज फ्रेंड था और स्कूलमेट था, उनका नाम था एसटी कॉलरिस, बी ऑप्शन करेक्ट। चार्ल्स लैम वर्कड फॉर मेनी इयर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने डिस्कस किया था कि चार्ल्स लैम ने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था और 25 इयर्स तक काम किया था। चार्ल्स लैम का पेन नेम क्या है अपने एसेज को लिखने के लिए जो उन्होंने एडप्ट किया, आंसर है एलिया। और एलिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि साउथ सी हाउस में एक क्लर्क था, इटालियन क्लर्क, जो उनके साथ काम करता था, उसी के नाम को इन्होंने स्यूडेनिम के रूप में एडप्ट कर लिया अपने एसेज में। कौन सा स्पीच डिफेक्ट था चार्ल्स लेम के साथ, वो स्टैमर करते थे, और स्टैमर करना ये दिया है स्टटर, स्टैमरिंग की दिक्कत थी, अच्छे से बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे। चार्ल्स लैम ने स्कूल को किस उम्र में छोड़ दिया, हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए चार्ल्स लैम अपनी लाइफ में अपनी स्टैमरिंग की डिफेक्ट की वजह से, तो 14 ईयर्स की एज में उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी थी। हु वॉज लैम्स अर्ली लव इंटरेस्ट, चार्ल्स लैम का अर्ली लव इंटरेस्ट कौन था, उनकी बीलबिड का क्या नाम था, इसका सिंपल सा मतलब है। तो चार्ल्स लैम की बीलबिड का नाम था एन सिमंस, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू,
कौन सी बड़ी एक ट्रेजिक इंसिडेंट चार्ल्स लैम की लाइफ में हुआ था जो उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, और ये घटना 1796 में हुई। और ये घटना थी कि उनकी सिस्टर मैरी लैम ने उनकी अपनी मदर को मार दिया था एक किचन नाइफ से, जब उन्हें इंसैनिटी का एक फिट पड़ा था, पागलपन का दौरा पड़ा था, उसी में मार दिया था। ज्यूरी जो जज लोग थे उन्होंने क्या डिसीजन सुनाया था मैरी लैम को जब अदालत में केस चला, तो उस केस में तो ध्यान दीजिएगा, उनको मैड घोषित कर दिया गया था, और ल्यूनेसी के रूप में, पागलपन के रूप में उन्हें मैड हाउस भेज दिया गया था। यही इसका आंसर है। उन्हें ल्यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया गया था और उन्हें मैड हाउस में भेज दिया गया था। जब वो ठीक हो गई थी वहां से, तो चार्ल्स लैम की केयर में आ गई थी। कौन सा ऐसे है चार्ल्स लैम का जो चाइल्डहुड मेमोरीज एक कंट्री हाउस में दिखाता है? वो ड्रीम चिल्ड्रन है जो चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में दिखाया है। नेक्स्ट, लैम की ट्रेजेडी जिसका नाम है जॉन वुडविल। और जॉन वुडविल एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है जो 1802 के दौरान लिखी गई थी चार्ल्स लैम के द्वारा। चार्ल्स लैम्स एक फार्स, इन्होंने एक फार्स भी लिखा। फार्स वो एक बहुत ही बॉइस्टरस तरीके का लाफ्टर, हंसी वो दिखाई जाती है फूहड़ तरीके की, जिसका नाम था मिस्टर एच। ये किस थिएटर में परफॉर्म की गई थी? और ये ड्ररी लेन इस थिएटर में परफॉर्म की गई थी। और ये बहुत फेमस नहीं थी, पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि इसको लोगों ने अच्छे से रिसीव नहीं किया, अर्थात लोगों को पसंद नहीं आई। चार्ल्स लैम का जो एसेज ऑफ एलिया है, ये सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ? पहला कलेक्शन 1823 में आया था, और दूसरा कलेक्शन इसका 1833 में आया था, जिसको लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से जानते हैं। चार्ल्स लैम की डेथ कैसे हुई? तो उनको एक प्रॉब्लम थी जिसे हम ये आईसी पैलेस इन्फेक्शन कहते हैं। ये स्किन डिजीज होती है, इसे स्किन डिजीज कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से चार्ल्स लैम की डेथ हुई थी। चार्ल्स लैम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, हाँ, चार्ल्स लैम को किसने कहा था कि प्रोज, एज ए प्रोज राइटर ही इज मोर फेमस देन एज अ पोइट? और ये तारीफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी इनकी प्रोज राइटिंग से इंप्रेस होकर। चार्ल्स लैम ने अपनी लाइफ में मैरिज नहीं की कभी। कारण क्या था? अगर हम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं अच्छे से, तो ऑप्शन सी है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो मैरिज नहीं कर पाए, और स्पेशली अपनी बहन की टेक केयर करनी थी इसलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि चार्ल्स लैम का जो सेकंड कलेक्शन था एसेज का, ये कब पब्लिश हुआ? और आप जानते हैं जो सेकंड कलेक्शन था चार्ल्स लैम का, वो लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से जाना जाता है, जो 1823 में आया था। नेक्स्ट, अब जो एसेज हैं दिए हुए, अब जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पर दिए हुए, वो चार्ल्स लैम के एसे से जुड़े हुए हैं। और एसे है ड्रीम चिल्ड्रन। हम इसके एसेज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें जो बच्चे दिखाए गए हैं इस एसे में, उसमें दिखाया गया है कि चिल्ड्रन इस एसे में लव टू हियर स्टोरीज अबाउट, किसके बारे में बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं? अपने एल्डर्स के बारे में। जब वो छोटे थे, उसके बारे में उन्हें कहानियां सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिनका नाम था फील्ड, वो एक बहुत बड़े घर में रहती थी। वो घर कहाँ सिचुएटेड था? वो नॉरफॉक में रहती थी। आपने पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट, जो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी, वो उस घर में किस हैसियत से रहती थी? तो ध्यान दीजिएगा, वो उस घर की मालकिन नहीं थी, वो केयर टेकर थी उस घर की, इंचार्ज ऑफ द हाउस। जो स्टोरी है चिल्ड्रन इन द वुड नाम की स्टोरी वहां पर है दी हुई, जो चिमनीज पर लिखी हुई थी। वो कहाँ लिखी हुई थी? वो चिमनी पीस पर लिखी हुई थी ये स्टोरी, चिल्ड्रन इन द वुड। कैसे वो जो बच्चों की कहानी थी जो चिमनी पीस पर लिखी हुई थी, वो वहां से रिप्लेस हो गई, चली गई? तो इसका सिंपल सा मतलब है, क्योंकि उनको हटा दिया गया था उस चिमनी पीस को, वहां बहुत सारा रेनोवेशन हो गया था, और वहां पर मार्बल का चिमनी पीस लगा दिया गया था, इसीलिए वो स्टोरी वहां से हट गई थी।
ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड जो थी, जब वो यंग थी, तो सॉरी, जब वो किस लिए जानी जाती थी? वो जानी जाती थी अपने रिलीजियस नेचर के लिए। उन्हें बाइबल की प्रेयर्स वगैरह सब मुंह जबानी याद थी बहुत अच्छे से। शी हैड मेमोराइज्ड, उन्होंने क्या क्या याद कर लिया था। अ, जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी फील्ड, उन्होंने बाइबल के सारे साम्स गीत वगैरह याद कर लिए थे बहुत अच्छे से। जब यंग थी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, तो वो किस लिए जानी जाती थी? वो एक डांसर के रूप में जानी जाती थी, बेस्ट डांसर के रूप में। कौन सी बीमारी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड को हो गई थी उनकी लेटर लाइफ में? तो इसका आंसर है कैंसर। उन्हें कैंसर हो गया था, इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फील्ड बिलीव्ड, उनको क्या विश्वास था? उन्हें था कि वो नाइट के समय में दो बच्चों की आत्माएं देखा करती थी स्टेयर केस में, ऐसा वो बताया करती थी। तो बी आंसर करेक्ट है, टू इन्फेंट्स को उनकी स्पिरिट्स देखा करती थी। जो कहानी सुनाने वाले हैं जिनका नाम चार्ल्स लैम है, वो कहते हैं मैं डर जाता था क्योंकि मैं उतना रिलीजियस नहीं था जितना मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी। जो 12 सीजर्स हैं, ये 12 सीजर्स कौन थे? ये रोमन एम्परर्स थे, रोम साम्राज्य के राजा। उन 12 रोमन एम्परर्स को ही इसमें 12 सीजर्स कहा गया है। उनका स्टैच्यू उस घर में था जहां जो ग्रैंड मदर फील्ड है वो रहती थी। लेम को बहुत पसंद था घूमना गार्डन में, और किस चीज से ज्यादा? वो कहते हैं फ्रूट्स वगैरह खाने से ज्यादा मुझे पसंद था उस गार्डन में घूमना, लेटे रहना, बैठे रहना, एंजॉय करना। ये मुझे ज्यादा पसंद था अपनी ग्रैंड मदर फील्ड के यहाँ जाता था तब। जो फ्रूट्स मेंशन किए गए हैं एसे में, अगर आप एसे पढ़ेंगे तो उसमें फ्रूट्स का नाम भी दिया गया है, और वो शायद ये नेक्टराइन्स वगैरह की बात करते हैं इस एसे में। चार्ल्स लैम कहते हैं जब मैं उस गार्डन में जाया करता था दादी के यहाँ, तो वहाँ ये फ्रूट्स के ट्रीज थे और मैं ये फ्रूट्स वहाँ तोड़ा करता था, नेक्टराइन्स और पीचेस, और इन्हें खाया करता था। वहाँ फिश पॉन्ड के बारे में भी बताते हैं, और फिश पॉन्ड में जो मछलियों का जिक्र करते हैं उनका नाम लेते हैं डेस और पाइक। ये फिश भी उस फिश पॉन्ड में रहा करती थी, ऐसा बताते हैं। अंकल जॉन लैम, उनको कैसा दिखाया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं इस एसे में? तो दिखाया गया है वो बहुत ब्रेव थे और बहुत हैंडसम थे। उनका करेज और वो दिखने में बहुत हैंडसम थे, ये विशेषताएं इस एसे में दिखाई गई। अंकल जॉन लैम, उन्हें क्या पसंद था सबसे ज्यादा? और ध्यान दिए, उन्हें आउटडोर एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। उन्हें हॉर्स राइडिंग करना, हंटिंग करना, ये बहुत पसंद था, जैसा चार्ल्स लैम बताते हैं इसे से। और कौन सा काम जॉन ने किया था नैरेटर के साथ? जब नैरेटर को एक बार चोट लग जाती है, तो वो नैरेटर को अर्थात चार्ल्स लैम को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाते हैं वहां से। तो कैरीड हिम ऑन हिज बैक, ये एसे में दिखाया गया है। बाद में जॉन लैम खुद अपनी लाइफ में लेम हो जाते हैं, उनको खुद चोट लग जाती है और एक पैर से ही चल पाते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, ऐसा बताते हैं चार्ल्स लैम इस एसे में। लैम को किस चीज का पछतावा होता है? कि वो उतने पेशेंट नहीं हैं और जितने कि उनका भाई जॉन लैम है। ये इस बात का उन्हें पछतावा रहता है, बताते हैं इस एसे में। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखते हैं, और जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पर दिए हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एग्जाम के लिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चार्ल्स लैम रियलाइज करते हैं कि जॉन का इंपॉर्टेंस अपने जीवन में कब रियलाइज करते हैं? जब उनकी डेथ हो जाती है भाई की, तब चार्ल्स लैम को एहसास होता है कि उनका भाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा कहते हैं। देन बच्चे किसके बारे में पूछना चाहते? कहते हैं अब अंकल के बारे में और ज्यादा मत बताओ, अब हमें हमारी मदर के बारे में बताओ, ऐसा वो बच्चे कहते हैं। देन
उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब अपने अफेयर के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और बताते हैं एलिस विंटरटन को उन्होंने 7 ईयर्स तक कोर्ट किया था, उनको प्यार किया था, मनाने की कोशिश की थी मैरिज के लिए। 7 लॉन्ग ईयर्स, ऐसा बताते हैं चार्ल्स लैम्ब। एलिस रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? वो उनके लॉस्ट लव को। उसका पूरा नाम है एलिस विंटरटन, और एलिस विंटरटन कोई और नहीं, एन सिमंस थी, जो चार्ल्स लैम्ब की बिलविड थी, एन सिमंस। उनके लिए एलिस विंटरटन नाम लिया है चार्ल्स लैम्ब ने इस एसे में। वो बच्चे धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? वो फेड अवे होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी चिल्ड्रन रहते हैं। वो बच्चे क्या कहते हैं? वो बच्चे कहते हैं, वी आर नॉट द रियल चिल्ड्रन, वी आर ड्रीम चिल्ड्रन। और ये लाइंस बोलते हैं, वी आर नथिंग, वी आर बट ड्रीम्स ओनली। इसमें जो लिथे नामक रिवर का जिक्र है, ये लिथे क्या है, इसके बारे में बताइए। लिथे किस चीज को रिफर करता है? और मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि ग्रीक मिथोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये लिथे जो है, ये रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है। और इससे जुड़ी हुई कहानी भी मैंने आपको सुनाई कि कैसे वहां पर यकीन किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है ग्रीक मिथोलॉजी में कि डेथ के बाद आत्माओं को इस लिथे नामक रिवर में डूब कर दूसरी तरफ जाना होता है। और जब वो दूसरी तरफ जाती हैं तो पहले के जीवन से जुड़ी हुई सभी यादें भूल जाती हैं, और इसके बाद उन्हें इस जन्म की कोई भी चीज याद नहीं रहती है, और उधर जाकर दूसरी तरफ जाकर उन्हें नया जन्म मिलता है। उसके बाद नैरेटर भी जाग जाता है, और जब वो जाग जाता है तो अपने आप को कहाँ पाता है? आर्म चेयर में पाता है, जिसमें लेटकर वो सो गया था। और चार्ल्स लैम्ब वापस आ जाते हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास में उनके भाई की डेथ हो चुकी है, अब वो उनके साथ नहीं हैं, केवल कज़िन ब्रिजेट जो हैं वो उनके पास बैठी हुई हैं। और ये ब्रिजेट कौन थी? उनकी अपनी रियल सिस्टर, जिनका नाम था मैरी लैम्ब। कहते हैं वो मेरे पास बैठी हुई थी। और इस तरीके से देखा जाए तो इस एसे की जो सेंट्रल थीम है, वो क्या है? तो वो ध्यान दीजिएगा, वो है इल्यूज़न, यही इमेजिनेशन है। रियलिटी और उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो चार्ल्स लैम्ब के जीवन से संबंधित हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस एसे में आपको जब पढ़ेंगे तो आपको कौन-कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली जब इस एसे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो लाइन्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ में वो कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं जो इस एसे में चार्ल्स लैम्ब के जीवन से संबंधित हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।